हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही 1275 या 1288 बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम 50 से पहले जो 50 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम देख चुके हैं। अब हम इससे आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसे 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। यानी प्रार्थना समाज के बारे में इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। तो चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। तो स्त्री शिक्षा, देखिए स्त्री शिक्षा है ना, वो प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवा पुनर्विवाह भी प्रार्थना समाज का मांग था। लेकिन लड़के एवं लड़कियों के विवाह में आयु में वृद्धि करना ये कहीं ही प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति भी की बात की गई थी। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के बारे में, जो अस्पृश्यता से रिलेटेड कौन अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई थी, विधवा पुनर्विवाह की भी बात की गई थी, स्त्री शिक्षा की बात की गई थी। लेकिन लड़के एवं लड़कियों की विवाह में आयु की जो छूट है उसके बारे में कोई भी बात नहीं किया गया था प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज में देखिए, तो अब यहाँ पे हम प्रार्थना समाज से रिलेटेड जितने भी तथ्य है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में कहा किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए थे। किससे प्रेरणा लिया गया था, केशव चंद्र सेन से द्वारा। ठीक है, 1869 में महादेव गोविंद रनाड़े प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। यानी 67 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं पे 1869 में महादेव गोविंद रनाड़े प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। ठीक है, इस समाज की प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महागोविंद रनाड़े के द्वारा किया गया था। ठीक है, और महागोविंद रनाड़े कब शामिल हुआ, तो 1869 में महागोविंद रनाड़े इस आंदोलन यानी प्रार्थना समाज में शामिल हुए थे। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था और हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई। ठीक है ना, यानी प्रार्थना समाज में एक ईश्वर की बात की गई थी, अनेक ईश्वर के साक्ष्य से खंडित किया गया था, तथा जो भी हिंदू समाज में जो बुराइयां या भ्रष्टाचार थी उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके आगे है उसके आगे क्या है, तो जिसे इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया था। स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह की प्रोत्साहन किया था। यानी स्त्री को पढ़ाने के लिए और जो भी विधवा पुनर्विवाह की बात इसमें किया गया था। महागोविंद रनाड़े को शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 इसमें पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, देखिए यहाँ पर पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था महागोविंद रनाड़े के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1884 में किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है जो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो देखिए, तो भारत के लिए अमेरिका
के कच्चे तेल का पहला नौभरण पहुंचा था, तो ये पहुंचा था पारादीप बंदरगाह। देखिए अब ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है नहीं है, इसके बारे में जो भी तथ्य है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए तो इसमें कहा गया है अमेरिका से आए एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत ओडिशा के पारादीप, यानी पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये पड़ता है ओडिशा राज्य में पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था, ठीक है, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये पहला खेप लाया गया था। दूसरा पोत गुजरात के वडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, यानी कच्चा तेल खरीदने में भारत पूरे दुनिया में कैवा स्थान रखता है, तो यह स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, यानी अमेरिका पूरे दुनिया में सबसे अधिक तेल खरीदने वाला देश है। तथा दूसरे नंबर पर कौन देश है, तो चीन है। समुद्रिक जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी जो ये भारत देश का जो ये तटीय भाग है ये भारतीय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह है, तो 13 है और 139 छोटे बंदरगाह है। टोटल बंदरगाह कितने हैं, तो 139 है और 13 है। इसमें देखिए तो ये जो छोटे बंदरगाह है इस पर किसका आधिपत्य है, सिर्फ बड़े बंदरगाह पर होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, ठीक है। तथा छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होता है, ठीक है। अब ये छोटे बंदरगाह और बड़े बंदरगाह पर जो अधिकार है ये बांटा गया है राज्य और केंद्र के बीच। ये बांटा गया अनुच्छेद 364 के अधीन बांटा गया, 364 में इसको बांट दिया है। देखिए कांडला बंदरगाह वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय इस बंदरगाह का नाम है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया, यानी कांडला बंदरगाह पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, रामनाथ कोविंद भारत के, ठीक है, भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं, तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। लेकिन उस समय ये करंट अफेयर था इसलिए पूछा गया था, फिर भी ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो इसे याद रखना है। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने थे, रामनाथ कोविंद बने थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था, ठीक है। यानी अब इसके बाद 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को ही 2022 को शपथ कौन ली है, तो नए राष्ट्रपति के रूप में 15वें राष्ट्रपति के रूप में ली है, तो द्रौपदी मुर्मू ली है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ये संथाल जनजाति से आती है, ठीक है ना। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से कब तक रहा था, 23 मई 1962 तक रहा था, ठीक है। यानी ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से जगह किस राज्य में है ये मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोथल है, कहाँ है, तो लोथल कहाँ है, गुजरात का एक बंदरगाह था। लोथल जो है वहां पर गुजरात का एक बंदरगाह था, ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ है, तो यहाँ पे राखी गढ़ी है। सबसे पहले यहाँ पे राखी गढ़ी पंजाब में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो रोपर पड़ता है कहाँ, तो पंजाब में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। यानी ए का हो गया मेरा 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2 और डी का होगा 1। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे नीचे मिलान करके दिया हुआ है, तो लोथल, ठीक है, तो क्या है लोथल, इसका खोज 55-62 में हुआ था। ये गुजरात में पड़ता है, रोपर पंजाब में पड़ता है, राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
लोथल क्या है? लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। ठीक है, और यहाँ पे बंदरगाह के लिए एक दो शब्द और उपयोग होता है, वो आप ध्यान रखेंगे। एक होता है पतन तथा दूसरा होता है गोदीवारा। गोदीवारा, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो पतन या गोदीवारा या बंदरगाह थे वो कहाँ पर थे? तो लोथल में है। ये किस नदी के तट पर पड़ता है? तो भोगवा नदी के तट पर। कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था वो सुतका गेडोरी में भी है, सुतका गेडोर में भी स्थित है। ठीक है, इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। रो पर पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल, जिसे उत्खननकर्ता कौन थे? तो यगदत्त शर्मा। रोपर की उत्खननकर्ता कौन थे, यानी खोजने वाला व्यक्ति कौन था? तो यगदत्त शर्मा। राखी गढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी जो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है वो हरियाणा में किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। राजस्थान में किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी पर। यानी कालीबंगा और राखी गढ़ी किस नदी के तट पर है? तो दोनों है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुछ भूगोलवेता सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, बिल्कुल है। यानी उद्देशिका को न्यायालय में इस पर वाद योग्य यानी इस पर चेंजिंग वगैरह कुछ बहस किया जा सकता है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना उस स्थिति को बताता भी है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संवैधानिक अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। यानी यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए, बी और सी तीनों सही है। भारत में संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है, सही है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। ठीक है, उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, यानी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है क्या है? जो संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है, यानी संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत कहाँ निहित है? तो भारत के लोगों में। भारतीय राज्य का कल्याणकारी प्राकृतिक माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यह प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इसमें उद्देश्य वर्णित है जिसे संविधान स्थापित करता और आगे बढ़ाना चाहता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्या क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट संदर्भ में सही है? यानी जो कोई भी चीज का अगर कोई वैज्ञानिक या कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस द्वारा उसको खोजा जाता है तो उस पर उसका कुछ अधिकार होता है, इसीलिए उसको क्या करवाता है? तो पेटेंट करवा देता है, यानी रजिस्ट्री करवाता है।
कि इससे इतना दिनों तक, रजिस्ट्री कितने दिनों के लिए होता है पेटेंट, तो ये 20 वर्षों के लिए पेटेंट किया जाता है। पेटेंट अधिनियम भारतीय संविधान के भारतीय पेटेंट अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1971 में आया और यह 1972 से प्रभावी है। पेटेंट अधिनियम कब से प्रभावित है, 1972 से। देखिए, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करता है के लिए प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पेटेंट अपने मालिकों को उनके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही बात है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है जो पेटेंट अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे जो पेटेंट, देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। नहीं, ये जो यही पे गलत हो जाता है। पेटेंट अधिनियम जो है अनंत समय के लिए नहीं, बल्कि ये 20 वर्ष के लिए ही होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 20 वर्ष, 20 वर्ष के लिए होता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन नंबर डी क्या है, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि उसके आविष्कार को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कोई चीज का अगर कोई व्यक्ति आविष्कार करता है, उसे अगर पेटेंट करवा लेता है 20 वर्षों के लिए, तो उसको ये अधिकार है जो इसका इस्तेमाल कैसे किया करेगा कोई, इस पर वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पेटेंट अधिनियम के बारे में। पेटेंट अवधि 20 साल तक के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं, अतः विकल्प सी वाला कथन सही नहीं, बिल्कुल सही है। भारतीय पेटेंट कार्यकाल को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पेटेंट अधिनियम के लिए जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है, ठीक है। पेटेंट एक अधिकार है, यह किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं कर तैयार कर सके। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग आदेश आवेदन देना होता है, ठीक है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना तथा यह कब से लागू हुआ, सॉरी वहाँ पिछले बार हम 1971 बोल दिए हैं, बल्कि ये 1970 में बना था और लागू हुआ था 72 से, ठीक है। 72 से प्रभावी रहा था, ठीक है। अगला बात है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पेटेंट अधिनियम, ठीक है, ये तो देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और किस, उसका मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के पाथ के बारे में, उसका जो दिशा है वो कैसे कैसे होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, देखिए तो ये तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल सही है। चीन, म्यांमार, ये म्यांमार में नहीं जाएगी, ये म्यांमार में क्या करने जाएगी, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। भूटान, नेपाल, देखिए ये भूटान में नहीं, नेपाल में नहीं, भारत में तो है, ठीक है। चीन, भारत, बांग्लादेश, ठीक है। चीन के तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तथा भारत होते हुए बांग्लादेश से होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, तो ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पर भारत, बांग्लादेश में म्यांमार, देखिए भारत सही है, बांग्लादेश भी सही है, लेकिन ये म्यांमार में नहीं जाती है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र 3 देश है, कौन है, तिब्बत, चीन है, भारत, बांग्लादेश और विस्तृत है। इसकी दाईं ओर की सहायक नदी, यानी जो यहाँ से मानसरोवर से निकलती है, कुछ इस तरह भारत में प्रवेश करते हुए कुछ ऐसे करके ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। जहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है वहाँ पर इस, देखिए यहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, यहाँ पे इसको दिबांग कहा जाता है, यहाँ पे दिबांग कहा जाता है। जब ये आसाम साइड में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसे कुछ और नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसकी दाईं ओर सहायक नदियां सुबनसिरी, शंकोश, मानस, तीस्ता, पुथीमारी और भरेली।
देखिए पुथीमारी, भरेली, तीस्ता, मानस, सांकोर, सुबनसरी नदियां आदि किसकी सहायक है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक, वो भी क्या से? तो दाएं ओर से मिलती है, तथा बाएं ओर से की सहायक नदी लोहित नदी, दिबांग है, और सिकांग नदी है, बहरी, बूढ़ी, दिहांग, धनश्री, वायरल। यहाँ पे दिहांग होगा, यहाँ पे हम दिबांग लिख दिए हैं, ये दिहांग होगा न कि दिबांग, दिहांग होगा। ठीक है, लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर देखिए, इधर से जब इसमें लोहित नदी मिलती है, लोहित नदी, तो जहां पे मिलती है वहीं के आसपास माजुली द्वीप स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है, जो कि दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा और लोहित के संगम पर स्थित है। कौन सी द्वीप? तो ये है माजुली द्वीप, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शोधक। यहाँ पर लिखा हुआ है जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। नामचा बर्मा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग कहते हैं। क्या कहेंगे? दिबांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, तथा बांग्लादेश में जब ये जाती है तो ये जमुना कहलाती है। लेकिन इधर से बांग्लादेश में आती है कौन नदी? तो गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। ठीक है, ये जब इधर से पद्मा इधर से जमुना मिलती है तो इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? एकदम ही आसान क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? चीन लगता है, वर्मा यानी म्यांमार भी लगता है, भूटान भी लगता है, लेकिन ये ताइवान नहीं लगता। देखिएगा तो यहाँ पे हम भारत का मैप बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हुआ, एक मिनट, ये कुछ तरह से इस तरह से मानिए ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ कौन देश पड़ता है? तो यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, इधर इस तरफ पड़ता है यहाँ पे अफगानिस्तान, इस तरफ ऐसे करके है चीन है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है भूटान, और यहाँ पे स्थित है नेपाल, और इस तरफ है बांग्लादेश, तथा इधर है म्यांमार। देखिए तो लेकिन यहाँ पे देखिए तो चीन तो यहाँ हो गया, ठीक है, तो ये सटता है। वर्मा यानी म्यांमार सटता है, इधर है भूटान, यहाँ पे है। और देखिए लेकिन ताइवान जो है ना, कुछ इधर जो आइएगा आप, तो यहाँ चीन के नीचे फॉर्मूसा द्वीप है। फॉर्मूसा द्वीप पर एक देश बसता है जो कि ताइवान है, जिसे कि चीन अपना प्रांत मानता है। चीन के 23 प्रांत है टोटल, 23 में से एक प्रांत कौन है? ताइवान है। ठीक है, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आप देखते हैं, एक मिनट, क्या है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? तो ये ताइवान नहीं लगेगा। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता। ताइवान के पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर चीन गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए चीन से लगने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है तथा आदि है। ठीक है, आदि है। यहाँ पर म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि है, जो किससे लगता है तो ये म्यांमार से अपना बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य देखिए तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो किससे लगता है भूटान से, अंडमान निकोबार है, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। देखिए तो यूनेस्को का जिस समय ये क्वेश्चन, उस समय आंद्रे ओजोबे थे, आंद्रे ओजोबे। ठीक है, 2017 ईस्वी से अभी तक फ्रांस देश के हैं, यानी ये अभी तक ही आंद्रो ओजोबे क्या है तो यूनेस्को के डायरेक्टर है। ये कहाँ के, फ्रांस के इरीना बोकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 तक रहा था, ये बुल्गारिया का था। उसके स्थान पर 2017 में कौन बने हैं तो वर्तमान महादेश आंद्रे ओजेले बने हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व में इसके 5 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है तो 193। यूनेस्को में कितने सदस्य देश है अभी तो 193 है। यूनेस्को में निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए इसका जो यूनेस्को का गठन करने का मेन जो मकसद था वो क्या था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे ये है, ये सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना है। ठीक है, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना है, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना है, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद, शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। ये जो 5 है ये मेन उद्देश्य किसका है तो यूनेस्को का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिजन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है, यानी 1996 से 1912 के बारे में द कोलिजन ईयर के बारे में पुस्तक लिखा गया है। तो ये लिखा गया है प्रणब मुखर्जी। द कोलिजन ईयर कौन लिखा है, प्रणब मुखर्जी लिखा है। द कोलिजन ईयर नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती है। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने, देखिए यहाँ पर मनमोहन सिंह दिया हुआ, तो मनमोहन सिंह के बारे में भी कुछ दिया देख लेंगे। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत में के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2004 से 2014 तक संभाला है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है मनमोहन सिंह है। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी है। वे एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता थे। उसके बाद है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा, मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। उसके वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2012 तक रहा। इनकी पुस्तक का नाम मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए
इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में लोगों द्वारा जो निर्वाचित होते वही सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफी होती है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र में देखिएगा जितने भी समय चुनाव होते हैं उसमें सत्ता दल में जो रहते हैं उसे हारने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितने भी बार चुनाव हुए हैं उसमें जो जिनका सरकार था वो अधिकांश बार उनको हार मिली है। प्रत्येक मत का मूल्य एक समान होता है। बिल्कुल सही बात, राजा हो या रानी या कोई भी व्यक्ति हो, रोड रानी से रानी तक के सभी के वोटों का वैल्यू एक ही होता है चुनाव में। यानी इसका ऑप्शन यानी ABC तीनों सही है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकतंत्र के तीनों कथनों को समावेशन किया गया है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, ये ठीक है। इनमें प्रतिनिधि वयस्क मताधिकार द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षा पूर्वक चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करता है, ठीक है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर देखिए तो व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष में दिया जाता है? 18 वर्ष में, लेकिन ये पहले क्या था? 21 वर्ष था, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया? 1989 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, ठीक है। उस समय बोफोर्स जीप घोटाला हुआ था, जिस कारण से युवाओं का ध्यान उस घोटाले से हटा करके चुनाव के प्रति आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाए गए थे, ठीक है। 1947 से 1922 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना अधिक होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है ये किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का जो होता है उसी को क्या कहते हैं? तो GDP कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं नहीं, अंतिम रूप से, ठीक है। मान लेते हैं अगर केवल ये कहा जाए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, तो मान लीजिए अगर गेहूं उत्पादित हुआ है, इससे आटा बना, आटा से ब्रेड बना, ठीक है। तो ये ब्रेड हुआ जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु हुआ, ये GDP में काउंट होगा, न कि ये गेहूं आटा भी GDP में काउंट होगा। किसी भी पदार्थ से जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु होता है वो उस देश का GDP कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। GDP में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन को ही किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है, इसी में कहा गया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचते उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी, ठीक है। तो NNP को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्राप्ति व्यक्ति प्रति
व्यक्ति को आय कहा जाता है। यानी जो किसी देश का एनएनपी होता है, इसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो उस देश का पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? देखिए, तो ये डॉलर भी आता है, जापानी येन भी आता है, ब्रिटिश का पाउंड भी आता है, चीन का युआन भी आता है और यूरोपीय यूनियन का क्या आता है, तो यूरो भी एसडीआर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सभी क्या आता है, तो एसडीआर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो एसडीआर के बारे में कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है उपयुक्त सभी? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, युआन, यूरो, एसडीआर बास्केट बना है। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया है। आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश, देखिए अमेरिका का 7.4%, जापान का 6.48%, चीन का 6.41%, भारत का 2 कितना है 7.6%, भारत का इसमें 8वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप लोग बताइएगा, जो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, जहाँ वर्ल्ड बैंक का है, दोनों का कहाँ पर पड़ता है, वाशिंगटन में पड़ता है। कहाँ है, तो वाशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पड़ता है आपके वाशिंगटन में पड़ता है। अब वाशिंगटन कहाँ है, तो अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? जैव विविधता का तप्त स्थल, देखिए तो जैव विविधता का तप्त स्थल कौन है, तो ये है ये है पश्चिमी घाट है, न कि पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट है जैव विविधता का तप्त स्थल। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसा स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है, लेकिन आवास निवास का संकट बना हुआ है। तप्त स्थान यानी हॉट स्पॉट एरिया कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। जातीय बहुतता, यानी उस तरह वहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हो। वहाँ कम से कम 0.5 या 1500 स्थानीय संवहनीय पैदा हो। 70% प्राथमिक वनस्पतियों नष्ट हो चुकी हो। ठीक है, वहाँ जो 70% जो प्राथमिक वनस्पति है वो नष्ट हो चुका है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स, ये ब्रिटिश के थे, कब किया था, 1988 में किया था। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। 4 है, ये कौन कौन है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये है हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर है वो है, पश्चिमी घाट है और सुंडालैंड है। कहाँ है, क्या है, तो सुंडालैंड है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के क्षेत्र से पश्चिमी घाट, ये नर्मदा ताप्ती जो गुजरात साइड में पड़ता है के किनारे साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके स्थान लगे मैदान का क्षेत्र पश्चिमी घाट में शामिल है। देखते हैं और आगे इसमें क्या है पश्चिमी घाट के बारे में दिया हुआ वो हम देखेंगे। देखिए, तो इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट और क्या है, और गंगा का मैदानी क्षेत्र वगैरह इसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र, इसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है। इस स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी घाटी हॉट स्पॉट को सह्याद्री चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वतीय श्रेणी को मिलाकर बना है। यह अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट, लैटेराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। पश्चिमी घाट में भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। उसको गंगा का मैदान देखते हैं। इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक फैला हुआ है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैग्रोव वन, दक्षिणी पूर्वी यानी गंगा के मैदानी के दक्षिणी पूर्वी में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ये जो सुंदर वन वाला एरिया है उसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गांड, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुआ एवं मछली आदि जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के होता है वो रक्त के थक्का बनाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। एक मिनट। हाँ, विटामिन के, विटामिन के इसको कहते हैं फिनोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फिनोक्विनोन। शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। शरीर में चोट जहाँ पे या कट जाता है तो खून के प्रवाह को रोकने के लिए विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाती है। ठीक, इस कारण इसको रक्त स्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की चर्बी तथा पनीर है। ठीक है, यह यकृत में प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। यकृत में जो प्रोथ्रम्बिन निर्माण करता है उसमें कौन भाग लेता है? विटामिन के लेता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल और वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, जल के यकृत एवं अत्रीय स्लेमा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। किसको? तो विटामिन ए को। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी। इसको क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इस कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का संश्लेषण जंतु एवं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। ठीक, यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में होती है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडों की चर्बी, मछली के तेल आदि से मिलता है। विटामिन सी, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों में के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों का कमजोर होना इत्यादि बीमारी होती है। इसका मुख्य स्रोत नींबू वंश का फल, टमाटर, आंवला, खट्टे का पदार्थ, यानी जो जितने भी जूस यानी जो खट्टे रस जिससे निकलते हैं उससे वो मुख्य स्रोत होता है। किसका? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो गर्म रेगिस्तान है उसमें जो ये धूल के कण जो पाए जाते हैं ये हवा के कारण जब इस तरह से कुछ चादर नुमा बिछ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसे लोएस के मैदान के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लोएस के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र के बहाव पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों को बृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है वो लोएस का मैदान कहलाता है। यह उपजाऊ होती है। ठीक है, दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदान एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कौन है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है, इसीलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो गहन खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा में कैसी खेती? तो गहन खेती। बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीले, बजरी युक्त और लवणीय होती है। इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल, जिसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, ये बात बिल्कुल सही है। आम्भी जो तक्षशिला का राजा था ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये ठीक है। बाहें फैला करके और सिकंदर की सेना के डर से वो क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था और सिकंदर का सहयोग किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 नहीं
सिकंदर की मृत्यु 326 बीसी में हुआ था, 26 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। 323 बीसी, सॉरी 326 नहीं, 323 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, ये सही है, ये सही है, यानी केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है? सी में है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के तत्कालीन राजा अम्भिक ने उसका स्वागत किया था। बिल्कुल सही है। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह शिष्य विश्व विजय करना चाहता था। इसी विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत, खैबर दर्रा, देखिए तो हिंदकुश पर्वत में 2 दर्रा मुख्य रूप से, ये जो ऊपर वाले साइड में पाया जाए खैबर दर्रा और नीचे वाले पार्ट में ये गोबल दर्रा। तो ये खैबर दर्रा वाला जो पार्ट है वो अफगानिस्तान में, और यूनान इस तरह इधर कुछ पड़ता है। तो सिकंदर किस होकर के आया था? तो खैबर दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश किया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पुरस की सेना का आमना सामना हुआ, जिसमें सिकंदर पुरस को पराजित कर देता था, ठीक है। सिकंदर और पुरस के युद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। किस नदी पर? वितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। उसकी सेना ने भयभीत होकर तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का वचन भी दे दिया था। 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल, और जिस घोड़े की जहाँ पर मृत्यु हुई थी उसी के नाम पर बुके फराल शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी इंडिया आफ्टर गांधी, यानी गांधी जी के बाद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखे थे, कौन लिखा था? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा है। डेविड ग्रॉसमैन इजराइल के लेखक है। उसको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उसकी उपन्यास ए हॉर्स वॉल्क्स इनटू बाय के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन कब हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। उनका जन्म 1926 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया, उसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? यशपाल ए लाइफ ऑन साइंस नामक पुस्तक उनकी जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो ये है शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की जीवनी है। किसकी जीवनी है? यशपाल की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है, जो निम्नलिखित यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू शामिल नहीं है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में बिहू, असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार, को शामिल नहीं किया गया है। भारत मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, मंच कलाओं, रीति रिवाज, भाषाओं, बोलियों, चित्रों और लेखकों का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में 2008 में स्थापित की गई थी।
भारत के कुल कितने इसमें है, तो 14 शामिल है। ये केवल ध्यान रखना है, इतना कुछ इसमें ध्यान रखने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1926 में। ठीक है, मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 में नौजवान सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। ठीक, कब किया गया था? तो 1928 में किया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। कहाँ किया था? तो पंजाब में। वीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ठीक है, तो ये जो वीडी सावरकर थे, ये किसकी स्थापना किए थे? तो अभिनव भारत की स्थापना किए थे। कब किया था? तो 1904 में किया था। ठीक है, तो वीडी सावरकर क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह की दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों का सजा सुनाया गया था। कितने वर्षों का सजा सुनाया गया था? 50 वर्षों का सजा सुनाया गया था। और कहाँ भेज दिया गया था? मांडले जेल भेज दिया गया था। और यह काला पानी की सजा भी दिया गया था। जतिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश का आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिया था। कौन? तो जतिन दास। अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था। कौन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ये है क्वेश्चन नंबर क्या है? 71। ये करेंट अफेयर उस टाइम का, तो इसको छोड़ते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किताबुल हिंद पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अल बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्क शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो कई क्षेत्रों में महारत हासिल रखे हुआ था। ठीक है, और अरबी से अंग्रेजी क्या है? तो अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाव ने अल्बर्नी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नामक पुस्तक से किया। इस पुस्तक का जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धृत किया है। ठीक है, अब्दुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न, जिन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। इसमें बाबर के समय का आधिकारिक इतिहास देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? तो अकबरनामा में, जो कि कितने चरणों में लिखा गया था? तो 3 चरणों में लिखा गया था। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन के उत्तरदायी थे। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे कौन थे? सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि उत्तरदायी थे। लेकिन क्या हुआ? मुगल परंपरा के अनुसार वे तो उत्तरदायी थे, लेकिन औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया गया था। किसके द्वारा? तो औरंगजेब द्वारा। इसकी पहली पुस्तक सफीनात उल औलिया है दारा शिकोह की। ठीक है, अन्य रचना सिर ए अकबर महान रहस्य था, जो उपनिषदों के 50वें अध्याय का अनुवाद है। यहाँ पे फिर 73 नंबर इस समय का करंट अफेयर छोड़ते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो 74 में है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की
जो संकल्पना है वो संबंधित है अंतरपीढ़ीय साम्य से। किससे? तो अंतरपीढ़ीय साम्य से है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ जीवन के बारे में ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो ब्रह्मचर्य जीवन, देखिए तो ब्रह्मचर्य जो जीवन है वो 0 से 25 वर्ष के जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन माना गया। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष के, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष और संन्यास जीवन 75 से कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष, संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष और ब्रह्मचर्य जीवन कितना है? तो 0 से 25 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं इसके बारे में कुछ जो तथ्य प्रमुख तथ्य हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे है आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ जीवन यात्रा का पड़ाव से है। जीवन यात्रा का किससे है? तो पड़ाव से है। ठीक है, हिंदू समाज में जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग आश्रमों का उल्लेख पहली बार जलोपनिषद किया। जो आश्रम का जो है 4 भाग है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सामान्य है। ये किसकी? इसी जलोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, शिक्षाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है? जो गृहस्थ आश्रम, यहाँ पे क्या कर रहा है? जो गृहस्थ आश्रम, इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, महायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने गए हैं। वहां पर वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को समाप्ति और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इन व्यक्तियों को संयमित, त्यागम्य, विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार अनुशासन में बद्ध जीवन यापन करने का सुझाव शास्त्र में है। इसका उम्र 50 से 75 वर्ष के बीच होता है। संन्यास आश्रम, जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः मौतिक संसार से दूर जितेंद्रिय यानी जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेता है, करने की स्थिति में प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भिक्षुनु, यति, परिव्रजक आदि शब्द सन्यासी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी इसमें किसमें ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है? देखिए तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, बैटरी में भी किया जा सकता है और स्प्रिंग में भी किया जाता है और संधारित यानी जो इसमें ऊर्जा को स्टोर करते हैं, स्प्रिंग में भी स्टोर किया जाता है, बैटरी में भी किया जाता है और वायु में भी किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा संग्रह के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित का इस्तेमाल किया जाता है। संपीड़ित वायु के दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपयोग में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल और वॉच। इस सब में किसका उपयोग होता है? तो संपीड़ित वायु कहता है। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोह की प्रक्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा क्या अटकों को झेलने के लिए, झटकों, यहाँ पर अटकों नहीं झटकों होगा, झटकों को झेलने के लिए किया जाता है। बैटरी में क्या किया जाता है? तो बैटरी में ऊर्जा को क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। ऊर्जा को स्टोर करके रखा जाता है कहाँ? तो बैटरी में रखा जा सकता है। जब उसका जरूरत हो तब उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। ऊर्जा भंडारण सामान्य उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी है।
जिनका उपयोग हम मोबाइल फोन में करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा भंडारण जो होता है वो क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है मुख्य रूप से, जैसे इन्वर्टर का बैटरी हो गया, मोबाइल का बैटरी वगैरह ये सब होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जाता है। इसका उपयोग मोटर में, छत के पंखे में, कूलर में, मोटर इत्यादि में किया जाता है। किसका, तो संधारित्र, यानी इसको कह सकते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कंडेंसर जो होता है वो होता है। उसकी बात यहाँ पर करते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है, देखिए, तो ब्लू चिप कंपनी में वैसी कंपनी को रखा जाता है जो हमेशा प्रॉफिट में हो, जिसका शेयर वैल्यू कभी नहीं गिरता हो, ऐसी कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। देखिए, तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, एकदम बिल्कुल सही बात है। आर्थिक रूप से जो कंपनी मजबूत होती है बहुत ही ज्यादा, उसे किस कंपनी के कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसे ब्लू चिप कंपनी के कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ तथ्य हैं उसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से क्या होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट लगातार मजबूत प्रदर्शन रिकॉर्ड रहा है। इसके शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं होती है। प्रायः यह कंपनियों पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी में से के रूप में जानी जाती है। कौन कंपनी, तो ब्लू चिप कंपनी। लार्ज मार्केट कैप कंपनियां भारत में इस स्तर की कंपनियों कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनी के पास लगभग मार्केट कैप 20,000 करोड़ का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, तो मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़। इस प्रकार कंपनियों का इतिहास काफी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी होती है। पूंजी के मुकाबले में कर्ज काफी कम रहता है। लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले पेलोड, बड़ा मार्केट आधार आदि जो होता है वो किसका होता है, ब्लू चिप कंपनी का होता है। इन कंपनियों की शेयर अर्थात ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग होती है। ऐसी कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी होती है, शेयर में लिस्टेड होती है, उनके शेयर का डिमांड काफी होता है। ये कंपनी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। उसके बाद है राजस्व। राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया था, रैयतवाड़ी का प्रयोग किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1700 कब किया था, 1792 में किया गया था। कब किया गया था, 1792 में। तो देखेंगे इसके बारे में। देखिए, तो भारत में रैयतवाड़ी क्या है, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड। दो व्यक्ति थे, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। यहाँ पे केवल हमें ऑप्शन में दिया हुआ है अलेक्जेंडर रीड, इसीलिए इसका आंसर अलेक्जेंडर रीड ही होगा। ऐसे दो होता है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो होता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, लगभग 51% क्षेत्रफल पर भूभाग पर लागू हुई। 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 1920 से 27 में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना, तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था, ठीक है। इस व्यवस्था को में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई थी। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई थी। मुंबई प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था, तो 1825 में लागू किया गया था। यह व्यवस्था 1858 तक संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, यानी जो ये दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो गया था। कब हुआ था, 1858 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि किसानों के बीच सीधी संपर्क रहता था, यानी किसान और सरकार के बीच रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट संपर्क होता था। इसमें जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो वाला था वो इसमें नहीं था। अस्थायी बंदोबस्त में क्या बिचौलिया होता था, लेकिन इसमें बिचौलिया नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, 1819 में हुआ था।
हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? हाल्ट। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो हाल्ट में। इस व्यवस्था में लागू लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह महाल की इकाई माना जाता है। ये देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, पूरे गांव इकट्ठे मिलकर के कर अदा करते थे। मार्टिन बर्ड ने उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था आरंभ अवध, मध्य प्रांत एवं पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत 30% भूमि पर लागू किया। ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूमि पर? 30% भूमि पर लागू किया गया था। कौन व्यवस्था लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1819 में किया गया था। यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में क्या है, जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया था। देखिए 1790 में इस वार्षिक लगान के स्थान पर, ठीक है, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन 22 मार्च 1993 को इस व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमारारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा गया। इसमें क्या होता था, मान लीजिए अगर 100 रुपया, इसमें क्या होता था, जो यहाँ पर देखिए, इसमें ये होता था, अगर कोई ए बी सी ये किसान है और यहाँ पर कोई व्यक्ति डी, इस किसान का जो उस गांव का सरदार या बड़े होता था वो बैठा होता था। ये ऊपर क्या है, ये ऊपर सरकार है, ऊपर क्या है, तो ऊपर है, ऊपर सरकार है, ऊपर क्या है, सरकार है, ठीक है। तो ये क्या करता था, एबीसी किसान से ये डी टैक्स वसूलता था। टैक्स का निर्धारण करने का अधिकार भी इस डी के पास ही था, ठीक है। यानी अगर एबीसी से डी व्यक्ति 100 रुपया टैक्स लेता है तो वो सरकार को कितना देता था, वो सरकार को 89 रुपया, ठीक है, और अपने पास 11 रुपया रखता था। लेकिन यहाँ पर होता ये था, जो टैक्स का निर्धारण बढ़ाने घटाने का अधिकार किसके पास था, इस गांव के जो होता था जमींदार, उसके पास था। तो ये तो चाहता था जो मेरे पास, अगर हम जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे मेरे पास उतना अधिक आएगा, क्योंकि इसके पास मात्र 11% ही रहता था, जिस कारण से ये टैक्स धीरे धीरे बढ़ाता गया था और ये अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, ठीक है। इस जमींदारी लागू में 11वां भाग अपने पास रखने तथा शेष 89% भाग कंपनी के कोष में जमा कराना रहता था, ठीक है। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अग्नेय चट्टान नहीं है, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान जो शैल है वो अग्नेय चट्टान नहीं है, बल्कि ये कैसी चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है। अब देखिए, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, रूपांतरी चट्टान या कायांतरी चट्टान क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा निकलते हैं, तो ये मैग्मा जब यहाँ पे ठंडा होता है तो ये अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, ठीक है। ये अग्नेय चट्टान जब घिसावट के बाद कहीं जमा होता है तो ये अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब ये अवसादी या परतदार चट्टान पर दाब या ताप लगाया जाता है तो जिस चट्टान का निर्माण, उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये अवसादी से भी बन सकता है और ये अग्नेय से भी बन सकता है। कितने तरह का चट्टान होता है, 3 तरह का, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित, या इसी को कायांतरित चट्टान कहते हैं। अवसादी को ही परतदार चट्टान कहते हैं, जीवाश्म चट्टान कहते हैं। अग्नेय चट्टान को जीवाश्म चट्टान नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसलिए अग्नेय चट्टान को जीवाश्म चट्टान हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरी चट्टान, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के जमने से होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अग्नेय चट्टान के उदाहरण निम्न है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्या पेग्माइट, डायराइट, ग्रैब्रो, पिच स्टोन आदि और प्यूनिस। ये क्या है, तो ये है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान पूर्ण, देखिए अवसादी चट्टान क्या है, चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परत के रूप में होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। जो खनिज तेल है या जीवाश्म है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। कहाँ, तो ये पाया जाएगा परतदार चट्टान में पाया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे संपूर्ण भूपृष्ठ पर, देखिए यानी पृथ्वी का जो संपूर्ण भूपृष्ठ है उसमें 75% भाग पर अवसादी सेल का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है, ठीक है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, डोलोमाइट आदि है, ठीक है। कायांतरी चट्टान उच्च तापमान, दाब अथवा दोनों के प्रभाव से एक एवं ऊंचे ताप के वाष्प व जल की रासायनिक क्रिया से अग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान को कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, ऐसा कि जैसा कि हम आपको ये पहले बता चुके हैं। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। क्या होता है, तो जीवाश्म का अभाव होता है कि इसमें कायांतरित चट्टान में। कायांतरित चट्टान का उदाहरण हीरा, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्टजाइट है। अग्नेय चट्टान के रूपांतरित चट्टान से बनी सेल, देखिए अग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट से अगर कोई रूपांतरित चट्टान बनता है तो वो निस का निर्माण करेगा, और बेसाल्ट से क्या एम्फीवोलाइट या सिस्ट का निर्माण करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, जो क्या अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान कैसे होता है, देखिए तो अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनी सेल जैसे क्ले एवं सेल स्लेट बनता है, चूना पत्थर संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट बनता है और बिटुमिन कोयला ग्रेफाइट बनता है। ये महिला क्रिकेट 2017 से रिलेटेड है, जो उस समय का करंट अफेयर है। चलिए इसको स्किप करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए तो रासायनिक परिवर्तन कितने तरह का होता है, 2 तरह का। देखिए रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण कोई नया पदार्थ बनता है तो वो पुनः पुराने स्टेज में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक कहते हैं। लेकिन भौतिक में क्या होता है, ये पुनः पुराने स्टेज में आ सकते हैं। वैसे भौतिक जैसे कागज का जलना क्या है, एक रासायनिक है। जल में शक्कर का घुलना, देखिए पानी और चीनी का घोल को अगर आप मिलाते हैं उसको आसानी से आप अलग भी कर सकते हैं, यानी फिर अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है, जिस कारण से नर्म लोहे का चुंबकीय होना। देखिए अब जैसे चोहा गर्म, लोहा को क्या कहते हैं, गर्म करते हो चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होता है उसमें परिवर्तन चला जाता है। जैसे वो ठंडा होगा तो पुनः उसमें क्या हो, चुंबकीय गुण विकास हो जाएगा, ठीक है। भाल है, जल से बर्फ बना है, क्या बात है, जल से अगर बर्फ बनाते हैं तो फिर बर्फ से तो जल बना सकते हैं ना। तो ये तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया ना। तो देखिए कागज का जलना, कागज अगर जल गया तो क्या उससे पुनः कागज बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ पूर्णतः भिन्न होती है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ रासायनिक परिवर्तन निम्न है, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, आटा से क्या रोटी, अगर आटा से रोटी आप बना दिए तो क्या रोटी से आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए अगर मोमबत्ती की जलने की बात है तो ठीक है रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती की अगर पिघलने की बात हो
तो वो भौतिक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो पुनः तो उसे आप मोमबत्ती बना ही सकते हैं ना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि में बदल दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आवृत्ति भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कुछ भौतिक परिवर्तन निम्न है: जब जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी जल को विलय, नमक जल का विलय, स्प्रिंग को खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना आदि। ये क्या है? ये सभी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? तो 82 उस समय का करंट से रिलेटेड है, तो इसे हम स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये करेगा प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा किया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 200, एक मिनट, चलिए, प्रधानमंत्री नहीं, जो राष्ट्रपति होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करेगा? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। देखिए, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री व प्रशासन व इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, तो जो कैबिनेट मंत्री कितने इसमें होंगे? तो 6 होगा, और बाकी बात उसमें राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहता है तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता आखिर करेगा कौन? क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो 6 कैबिनेट है उसी में से कैबिनेट मंत्री हो, उसी में से प्रधानमंत्री जिसको सेलेक्ट करेगा वही कैबिनेट क्या करेगा? तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर सुझाव देना है। देखिए, अगर 2 राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या कर सकता है? उसकी जांच कर सकता है, उसकी सुझाव दे सकता है, लेकिन उससे कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, कोई आदेश नहीं दे सकता। देखिए, यहाँ पर दिया होगा आगे, अंतर्राज्यीय परिषद पर विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य सामान्य हितों की संबंधित विषयों की जांच और उस पर सलाह देने का दायित्व भी है, ठीक है। वो सलाह देने का काम करेगा कौन? तो अंतर्राज्यीय परिषद करता है। अंतर्राज्यीय पर देखिए, सलाह देने का दायित्व अंतर्राज्यीय परिषद क्या अंतर्राज्यीय विषयों क्या है? अंतर्राज्यीय विषयों संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद अनुशंसाएं कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों को संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद सिर्फ सलाह दे सकता है, कोई ऑर्डर नहीं सुना सकता है। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थान पर किया गया। नीति आयोग का नीति आयोग का स्थापना जो किया गया था उसके जगह पर क्या हो गया? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के जगह पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में। इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते तथा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता। अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होगा वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो वो चुना जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक और केंद्र और राज्य सरकारों की नीति के निर्माण में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में 3 अंग है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है
और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका कभी विघटन होता ही नहीं है। कौन से IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना? देखिए, तो ये तो उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको स्किप करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर बिहार इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर बिहार कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। यह मध्यवर्ती जावा प्रांत के मंगोलांग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यानी जो बोरोबुदुर में है वो जो किससे है? तो महायान है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 1750 से 1854 के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक द्वारा करवाया गया था। अंकोटवार कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह क्या है? रौमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बनाया गया था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हड़प्पा सब स्थल किस नदी के तट पर? हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा शहर। देखिए, यहाँ पे आप हड़प्पा के बारे में जो कुछ तथ्य है वो दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है क्या है, हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत, जो पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब, उसमें रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल का अन्नागार एवं बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुआ। सभ्यता के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा थी। सभ्यता के 6 नगर सिंधु सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण किया गया था। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के में अनेक बस्तियों सरस्वती नदी के किनारे बसे होने का प्रमाण मिलता है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ या नदीत्मा भी कहा जाता है। किसको? सरस्वती नदी को नदीत्मा भी कहा जाता है। कुछ भूगोल वेत्ता घग्गर एवं सरस्वती नदी को एक ही मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसमें मोहनजोदड़ो, आमीर, सुतका गेडो, चुंदरो आदि ये है। ठीक है। इसका जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कब से है? तो 2350 से 1750 माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं KNO2 रासायनिक सूत्र। देखिए, तो KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो KNO2 है पोटेशियम। क्या है? K से क्या होता है? पोटेशियम होता है, और 2 है तो क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट का होगा। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का होगा KNO2 होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO2 है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा। नाइट्रेट है तो AgNO3 होगा। यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण, ठीक है, अकार्बनिक क्या है? जिसमें एक भी कार्बन का एटम नहीं हो उसे अकार्बनिक कहा जाता है। इसका उपयोग घाव को और जलने में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक KNO3 होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर, AgCl सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। उससे पहले इसमें जो बचा हुआ है, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। ठीक है। यह एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? देखिए, सैंडलवुड ये आंशिक मूल परजीवी है।
देखिए तो ये सही है, आंशिक मूल परजीवी है। कस्क्यूटा, ये कस्क्यूटा क्या है, ये भी परजीवी है। नेफेंथीज मांसाहारी है, बिल्कुल सही है, लेकिन फंगस स्वपोषी नहीं है, ये परजीवी होगा। फंगस क्या होगा, तो परजीवी होगा, ठीक है। तो फंगस पर्णहरित अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतुओं तथा उनके मृत शरीरों पर आश्रित रहता है। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अन्य पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। इनके अंतर्गत दूसरे जीवों को आधार बनाकर जीवित रहने वाला पौधा एवं प्राणी आते हैं। अमरबेल एक लता है, यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लपटे होते हैं। ये क्या है, अमरबेल, तो ये भी एक परजीवी ही है, जिसको अमरलत्ती के नाम से भी गांव घर में हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ, देखिए स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल, एक कुछ जीवाणु तथा अधिकांश कोशिकीय, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो स्वपोषी पाया जाता है। इसमें प्रकार से पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक रूप से परजीवी, चंदन का पेड़ एक आंशिक रूप से परजीवी है, जो दूसरे पौधों के मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेपेंथीज क्या, यह एक मांसाहारी पौधा है। यह छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसे कुल का पौधा घटपर्णी है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। घटपर्णी जो पौधा है वो लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में है। ये क्या होता है, तो ये होता है एक मांसाहारी पौधा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो जो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है उसकी बात करता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है ना, वो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन में सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसीय अनुपातिक सम्मिलित है, जिसमें नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषण भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि क्या है, ये वायु प्रदूषण की बात। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आदि, ये सब क्या है, तो ये सब वायु प्रदूषण है। नाइट्रोजन में यौगिक जो वायु प्रदूषण है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये क्या है, तो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ और SPS क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निलंबित कणकीय पदार्थ, ये सब क्या है, तो ये सब एक वायु प्रदूषण का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब हाइड्रोकार्बन में अमोनिया वायु प्रदूषक है। अन्य वायु प्रदूषक तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड धूल होता है तथा धुएं के कण, ये एरोसोल्स जो है, ये सब क्या है, तो वायु प्रदूषण है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया। तो देखिए, तो ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम ये हरियाणा सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2017 में किया था। देखिए, तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कतई कोई तुक नहीं बनता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, सुनहरी गोल्डन चावल। देखिए सुनहरी गोल्डन चावल क्या है, देखिए तो यहाँ पे सुनहरी गोल्डन चावल ये एक क्या है, तो एक ट्रांसजेनिक चावल है कि किस्म, जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्वों का उपलब्ध, यानी इसके DNA में चेंज करके सुनहरा चावल का उत्पादन किया गया है। देखिए गोल्डन राइस, सुनहरी चावल एक जीव संवर्धनी फल है।
जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति रहता है। ठीक है, विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस का विकास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें आगे हम देखते हैं जो गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है, तो फिलीपींस है। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है, तो वो है फिलीपींस है। ठीक है, ये कि जो 2214 जो दरोगा का पोस्ट था उसके मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गोल्डन राइस के बारे में। यानी इससे जो 2018 में जो पीटी परीक्षा हुआ था 18-19 में, उससे 2-3 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में टकराया है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने है रखता है। इससे आपको इसे हर हाल में पढ़ना है, आपको याद करना है। तो गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ है। यह भोजन विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जठर ग्रंथि संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इसके नकारात्मक पक्ष, गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्मों को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखिए। गोल्डन राइस की बात करता है, तो गोल्डन राइस से भोजन में विविधता समाप्त हो जा सकती है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देता है। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके स्थानीय समुदाय भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी जीएम फसल जीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीएस गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो उस समय जो तत्काल के उस समय कौन था, राजीव कुमार था। लेकिन जो ये वर्तमान समय, आपको वो ध्यान रखना है ना कि 2017 में कौन था नीति आयोग का अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। तो इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 93 में भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का पहला महीना क्या है, ये देखिए। तो पहला महीना चैत है। इसको 22 मार्च 1957 को भारतीय सरकारी, देखिए तो क्या है, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का पहला महीना चैत है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत होता है। वह शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। 78 ईस्वी में प्रारंभ में शक संवत का पहला महीना चैत का है, वो अंतिम महीना फागुन का होता है। इसके बाद मानव रक्त का पीएच मान, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 से 8 के मध्य होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 से 8 तक के मध्य होता है। इसमें बीच में ऑप्शन आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यानी 7.5 से 8 के बीच मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए पीएच मूल्य की संख्या होती है। देखिए जो पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हाइड्रोजन आयन की क्षमता के व्युत्क्रम लघुगुणक के बराबर होता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयों में पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिन विलयों के पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। 7 रहने पर उसे उदासीन कहते हैं। मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो आपका दांत क्षय रोग के कारण से क्या होकर के टूट करके गिरने लगता है, अगर आपके मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर जो प्रमुख पीएच मान है उसके बारे में दिया गया। देखिए कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान, पदार्थ देखिए नींबू का 2.2 से कितना है, नींबू का 2.2 से 2.4 है, सिरका का 2.4 से 3.4 है, शराब 2.8 से 3.8 है, टमाटर जूस का 4 से 4.4 है,
बियर का 4 से 5 है, और कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 है। कॉफ़ी क्या, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉफ़ी रोज पीते हैं, यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर कितना है, 1 है, और 4.5 और 5.5 के बीच का अंतर क्या है, तो 1 है। देखिए सिरका, सिरका का कहते हैं 2.4 से 3.4 है। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 है। मानव लार का 6.5 से 7.5 है। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 है। दूध का 6 क्या है, तो 6.4 है किसका, दूध का पीएच मान है। पुस्तक आई टू व्हाट आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोनिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो ये है रघुराम राजन है। कौन है, तो रघुराम राजन है। देखिए यहाँ पे केवल आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म कैरिटी रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो रघुराम राजन है। ठीक है, तो देखिए आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व नामक पुस्तक पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम गोविंद राजन की पुस्तक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर का कार्यकाल इतना से कि 13 से 16 तक कौन रहा था, तो रघुराम राजन रहा था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रूकर पुरस्कार सम्मानित हुआ था। वर्ष 1997 में अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य कई आंदोलन में भाग लिया था। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है, तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 96, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय होना चाहिए। देखिए अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई है, तो आपको मार्केट से मुद्रा का जो फ्लो है उसको कम करना होता है। तो जैसी अगर आप मार्केट से मुद्रा फ्लो या मार्केट में तरलता को कम करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, टैक्स को बढ़ाना होगा, यानी प्रत्यक्ष कर को क्या करना पड़ेगा, तो बढ़ा देना पड़ेगा। यानी ऑप्शन इसका ए सही है, केवल ए। देखिए ब्याज दर घटा देने से क्या होगा, और मार्केट में तरलता आ जाएगा, तो और महंगाई बढ़ जाएगा। सार्वजनिक व्यय से कुछ लेना देना इसका है नहीं। ठीक है, इस प्रकार के परिस्थिति में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थिति से गुजर रही है, तब मुद्रा निर्गम नियमों को कठोर करना होता है। मुद्रास्फीति के दो कारण होते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। अगर मांग बढ़ने से भी मुद्रास्फीति होता है, और लागत के कारण से भी मुद्रास्फीति, अगर अधिक उत्पादन कर देते हैं तो भी मुद्रास्फीति जैसी समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद तेज क्या है, देखिए तो तेज क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो तेज एक देखिए टिकट बुकिंग ऐप है। क्या है, देखिए तेज जो है एक गूगल का पेमेंट सिस्टम है। गूगल ने पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज है। रेलवे टिकट, ये तो उस समय का करंट अफेयर है, तो ये उससे उतना रिलेटेड है नहीं। 98 में क्या है, निम्नलिखित से कौन चंगेज खा के समकालीन था। देखिए तो चंगेज खा के समकालीन कौन था, तो इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। तो देखेंगे इसके बारे में यहाँ पर चंगेज खा और इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। चंगेज खा दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। देखिए चंगेज खा मंगोल नेता व निर्दयी बेहद क्या अनुशासित शक्तिशाली चतुर मंगोल शासक था। ठीक है, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था, जिस कारण से क्या हुआ था, तो मंगोल शासक था वो चंगेज खां, वो भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इल्तुतमिश सरकी वंश का था एवं इलबरी तुर्क था। इसका कार्य शासनकाल 1211 से 1236 के मध्य रहा था। इल्तुतमिश से पहले आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, देखिए तो आप यहाँ पे इल्तुतमिश जो है अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया था,
तो लाहौर से दिल्ली ले आया, जिस कारण से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। इसी के समय भारत का मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण ही भी जाना जाता था। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण, जो कुतुब मीनार की जो गेट की बात करते हैं वो क्या है, ये अलाई दरवाजा है, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तुगलक वंश का प्रमुख शासक था तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण किया था, ठीक है। उसके शासनकाल 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक कोही नियुक्त किया गया था। किसको, तो अमीर एक कोही नियुक्त। सिकंदर लोधी वंश का शासक था, ठीक है। इसने आगरा नामक नवीन नगर 1504 में बसाया एवं 1506 में ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने भूमि के नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी गज ए सिकंदरी भूमि की नाप की एक पैमाना बनाया था, जिसका नाम रखा था गज ए सिकंदरी रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 99, ये क्या है AMTF क्या है, NAFTA, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में USA, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। इन तीनों देशों के बीच समझौता हुआ है कि इस तीनों देशों के बीच अगर उत्पादन का निर्यात किया जाता है तो उस पर कोई भी निर्यात या आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है। इसमें अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में जाना जाता है। यह समझौता कब हुआ था 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। इसीलिए नाफ्टा में तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और विनिवेश के लिए आधारित क्या है, व्यापार के लिए आधारित टैरिफ और टैरिफ बाधाओं की व्यवस्था के रूप में हटा दिया गया है। इसमें तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंध काफ़ी सुगम और नियम बनाए गए हैं, ठीक है। वर्तमान उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के तौर पर जाना जाता है, यानी USMCA, US मैक्सिको कनाडा होता है, ये इसके नाम पर जानता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार, निजता की अधिकार की बात अगर किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में देखिए सर्वोच्च न्यायालय में निजता की अधिकार की बात किया जाए तो ये इसकी चर्चा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 21 में सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार के संचित के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया। किसके अधीन रखा गया है, अनुच्छेद 21 के अधीन। अनुच्छेद 21 के यानी किसी भी व्यक्ति को निजता का अपहनन नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, ठीक है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन का दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में अनुच्छेद 21 में मुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त वयस्क तत्व शामिल जो व्यक्ति के जीवन और गरिमा पूर्ण बनाने में सक्षम है। इसके बाद न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारणों सम्मानपूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार, देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए जीवन की रक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है, जीवन की रक्षा का अधिकार है, आश्रम का अधिकार है, सूचना का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, यानी अगर स्वास्थ्य सुविधा
मुहैया कराने की किसकी जिम्मेदारी होगी, तो सरकार होगी। प्रतिष्ठा का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19 अंतर्निहित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 11 अंतर्निहित अधिकार, विधि के समक्ष समानता। 614 में कहा गया। अनुच्छेद 20 में क्या है, अंतर्निहित अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 रहा है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो वहाँ पे हम 50 क्वेश्चन देखे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। यानी पर डे करके जितने भी दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर इसे हम डेली वाइज में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।